So far, we have understood the basics of international economics and we have gone through various theories of international trade. And in last lecture, we have completed all the theories pre-classic, classic, and modern wave. Now, the thing is about what this paper is meant to understand is about the debate that is between free trade and protectionism. Okay? So, when we talk about the debate that is between the free trade and protectionism, it revolves around the degree of government intervention in the international commerce. What does this mean? इसका मतलब ये है कि जो डिबेट है बिटवीन फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शनिज्म, मतलब कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो फेवर करते हैं फ्री ट्रेड को, जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे हैं जो फेवर करते हैं प्रोटेक्शनिज्म को। जो ये डिबेट है ये किसके अराउंड रिवॉल्व करता है? दैट इज़ अराउंड द डिग्री ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये कैसे? फ्री ट्रेड को जो एडवोकेट करते हैं, जैसे एडम स्मिथ जिन्होंने पहली बार फ्री ट्रेड कहा, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल कॉमर्स में मिनिमल रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए। लेकिन जो इकोनॉमिस्ट फेवर करते हैं प्रोटेक्शनिज्म को, जैसे अलेक्जेंडर हैमिल्टन एंड पॉल क्रूगमैन, ये कहते हैं कि नहीं, हमें पॉलिसी डिज़ाइनिंग आनी चाहिए, हमें पॉलिसी डिज़ाइन करनी चाहिए। किसके लिए? ताकि हम लिमिट करें इंपोर्ट्स को और सपोर्ट करें डोमेस्टिक इंडस्ट्री को। तो इन दोनों के बीच में बस डिफरेंस यही है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कितना है इस ट्रेड को रेगुलेट करने में। फ्री ट्रेड वाले कहते हैं कि कुछ नहीं या मिनिमम होना चाहिए, जबकि प्रोटेक्शनिज्म कहता है कि गवर्नमेंट का रोल बहुत क्रूशल है। क्यों क्रूशल है? क्योंकि उसको पॉलिसी डिज़ाइन करनी है और अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है। अब ये फ्री ट्रेड क्या है? जब हम फ्री ट्रेड की बात करते हैं, फ्री ट्रेड एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसमें हम कहते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज मूव हो रहे हैं अक्रॉस बॉर्डर्स विदाउट imposition of tariff, quotas and other barriers। क्या है यहाँ पे कि अगर ये एक कंट्री ए है एंड दिस इज़ द बॉर्डर, और ये कंट्री बी है, सो अगर यहाँ से गुड्स यहाँ और यहाँ से गुड्स यहाँ विदाउट रेस्ट्रिक्शंस जा रहे हैं, तो इसका मतलब फ्री ट्रेड है। यहाँ से यहाँ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये ही एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसको एडवोकेट किया था एडम स्मिथ ने अपनी बुक एंड वेल्थ ऑफ नेशंस में 1776 में। और यहाँ पे इम्पोजिशन नहीं होता टैरिफ्स या कोटाज या कोई और बैरियर का। अब आर्ग्यूमेंट क्या है हम देखेंगे कि फ्री ट्रेड के फेवर में आर्ग्यूमेंट्स और फ्री ट्रेड के अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट्स। दैट मीन्स वी विल सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द फ्री ट्रेड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो फ्री ट्रेड वाले हैं इसके फेवर में क्या आर्ग्यूमेंट देते हैं? ये कहते हैं कि ये क्या करता है? इंक्रीज इकोनॉमिक एफिशिएंसी एंड स्पेशलाइजेशन। देखिए, इकोनॉमिक एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन तब होगी जब कंपटीशन होगा, और कंपटीशन तब होगा जब फ्री मार्केट्स होंगे। फ्री मार्केट्स और कंपटीशन होगा तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी हो आएगी
और स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी। तो ये स्पेशलाइजेशन कैसे बढ़ेगी? इस स्पेशलाइजेशन के लिए क्या होगा? जब कंपटीशन होगा, कंपटीशन प्रेजेंट है, तो हर एक फर्म कुछ डिफरेंट करना चाहेगी। किसके लिए? ताकि डिमांड को वो अपने प्रोडक्ट की तरफ लाए, ताकि कंज्यूमर चाहे कि वो उनका प्रोडक्ट खरीदे। तो इस सब के लिए वो इनोवेशन करेंगे, और जैसी इनोवेशन होगा स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। तो ये कहते हैं कि इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन आती है किसमें? जब हम फ्री ट्रेड करते हैं। अगर आप फ्री ट्रेड नहीं करते, अगर आप प्रोटेक्ट करते हैं अपनी इंडस्ट्री को, तो वहाँ पे कंपटीशन वैसा नहीं होता, और जब कंपटीशन नहीं होता तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन आप प्रोटेक्शनिज्म में नहीं देख सकते। तो इकोनॉमिक एफिशिएंसी और स्पेशलाइजेशन आपको सिर्फ फ्री ट्रेड इकोनॉमिक पॉलिसी में मिलेगा। The second argument in favor of free trade is lower prices and greater choice to consumers. अब वही बात है, जब कंपटीशन आ गया तो फर्म्स प्रोडक्ट को बना रही है, तो सप्लाई बढ़ रही है। तो सप्लाई बढ़ रही है तो एट द एंड प्राइस को कम होना ही पड़ेगा, क्योंकि फर्म्स अट्रैक्ट करना चाहती है कंज्यूमर्स को, और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए प्राइस गिराते चले जाएंगे और प्राइस गिरेगा। दूसरी तरफ से जब इतने ज़्यादा फर्म्स काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चॉइस आती है कंज्यूमर को कि वो किस फर्म के प्रोडक्ट्स को चूज़ करे। तो एक तो लोअर प्राइसेस बन जाते हैं और ग्रेटर चॉइस टू द कंज्यूमर मिल जाती है। The third argument that is in favor of the free trade is economic growth and development. अब जैसे फर्म्स बढ़ रहे हैं, वो डिमांड बढ़ा रहे हैं, प्राइसेस कम हो रहे हैं, तो जब ये सब चीज़ें आती है तो ऑटोमेटिकली इट विल लेड टू द ग्रोथ ऑफ द नेशन। और जैसे ही ग्रोथ हुई, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना शुरू हो जाएगा, और वहीं पे आप देखेंगे कि डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। सो ये है तीसरा आर्ग्यूमेंट, दैट फ्री ट्रेड विल गिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। द फोर्थ इज रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ करप्शन। कंपटीशन ज़्यादा, स्पेशलाइजेशन ज़्यादा, करप्शन कम। ठीक, तो ये सीक्वेंस है। अब जो फिफ्थ पॉइंट है दैट इज़ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। एक तरह से आप देखिए कि ए और बी कंट्री आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो जैसे ही ए और बी कंट्री आपस में ट्रेड कर रहे हैं, तो अगर ये एक दूसरे पे डिपेंड है इस ट्रेड में, तो इनके बीच में जो कोऑपरेशन है वो बढ़ेगी। जैसे ही कोऑपरेशन बढ़ेगी तो क्राइसिस में ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे, क्योंकि एक दूसरे पे डिपेंड है, ट्रेड हो रहा है, तो इसकी वजह से स्ट्रेंथन होता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन। दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट आर गिवन बाय फ्री ट्रेड को जो सपोर्ट करते हैं, वो ये सब आर्ग्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं इसको फेवर करने के लिए। लेकिन हर बार आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता ही है, हर एक थ्योरी का अपना क्रिटिसिज्म है। इसी तरह फ्री ट्रेड के अगेंस्ट में भी कुछ है जो कहते हैं कि फ्री ट्रेड से ये सब तो होता है, लेकिन ये सब प्रॉब्लम्स भी होती है। पहली चीज़ जो है वो है जॉब लॉस एंड स्टैग्नेशन। जॉब लॉस कैसे? अब अगर आप मार्केट को आपने फ्री कर दीजिए, फ्री ट्रेड, फ्री मार्केट, तो इंपोर्ट्स आपके बढ़ जाएंगे। तो जैसे ही इंपोर्ट्स आपके बढ़ेंगे, जो आपका लोकल प्रोडक्शन होगा वो नहीं होगा। जैसे लोकल प्रोडक्शन नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी तो जॉब लॉस होगा। जैसे ही जॉब लॉस होगा तो
और इंपोर्ट होता रहता है तो आपकी इकॉनमी स्टैग्नेशन में चली जाएगी। एक ऐसा फेज़ जहाँ पर इकॉनमी ना ग्रो कर रही है, ना लॉस हो रहा है, ना तो आपकी फर्म प्रॉफिट में जा रही है, ना लॉस में जा रही है, ना आपकी इकॉनमी ग्रो कर रही है, ना ये डेटोरेट हो रही है। तो एक स्टैग्नेशन का माहौल इकॉनमी में आ जाता है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द फ्री ट्रेड इज़ एक्सप्लॉयटेशन एंड लोअर स्टैंडर्ड्स। अब एक इकॉनमी है ए और यहाँ पे एक फर्म जो सी है उसने डोमिनेंस बना ली है। तो जैसे ही इस फर्म ने यहाँ पे डोमिनेंस बना ली है, ये एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करती है उसके बाद मार्केट को। और जैसे ही एक्सप्लॉइट करना शुरू हो जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस फर्म को अब मोनोपोली मार्केट की मिल गई है। तो इसकी वजह से एक्सप्लॉइटेशन और लोअर स्टैंडर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं फ्री ट्रेड की वजह से। द थर्ड आर्ग्यूमेंट दैट इज़ इंक्रीज्ड इनक्वालिटी। इंक्रीज्ड इनक्वालिटी का मतलब जो गैप है बिटवीन द रिचेस्ट एंड द पुअरेस्ट पर्सन वो बढ़ जाता है, उसका नाम है इनक्वालिटी। तो इसकी वजह से क्या है, जैसे ही मैंने आपको कहा यहाँ पे कि किसी ने मोनोपोली बना ली है, तो मोनोपोली अब वो अपने तरीके से मार्केट को रन करना स्टार्ट करेगा, वो डिमांड प्राइस को कंट्रोल करना स्टार्ट करेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, दो लॉबीज़ बनेंगी, एक जो प्राइस और डिमांड को कंट्रोल करता है, दूसरा जो उस प्राइस को पे करता है। तो इसकी वजह से इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बढ़ जाता है फ्री ट्रेड की वजह से। अनदर इज़ ओवर डिपेंडेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अदर कंट्रीज़। अब ये ऐसे समझ लीजिए कि ये कंट्री ए है और कंट्री बी है और यहाँ से हम कंटिन्यूसली इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो लोकल प्रोडक्शन जो इस चीज़ की है वो कभी होगी ही नहीं, और हम विथ टाइम दूसरी कंट्री पे डिपेंड हो जाते हैं उस एक कमोडिटी के लिए। और जैसे ही हम उस पर डिपेंड हो गए तो हमारी इकॉनमी सफ़र करेगी जैसे ही वहाँ रिसेशन आएगा। एंड थर्ड इज़ एंड द लास्ट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क। जब आप फ्री ट्रेड में उनको कुछ भी लाने की इजाज़त देते हो तो क्या पता कभी कभी वो फ्री ट्रेड के लिए जो प्रोडक्ट्स लाते हैं अपने बेचने के लिए, कुछ ड्रग्स लाए, कुछ ऐसी चीज़ें लाए जो आपकी इकॉनमी के लिए ठीक ना हो। तो उसकी वजह से क्या, इंटरनल सिक्योरिटी का रिस्क भी बनता है। तो इस तरह फ्री ट्रेड क्या होता है, फ्री ट्रेड के आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर में क्या है और अगेंस्ट में क्या है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इसके बाद आते हैं हम प्रोटेक्शनिज्म पे, जिसको हमें डिटेल में स्टडी करना है। तो प्रोटेक्शनिज्म यहाँ पे क्या कहता है, जैसे फ्री ट्रेड कहता है कि आप सब कुछ खुला छोड़ दीजिए और क्या कीजिए, ट्रेड कीजिए एक दूसरे के साथ विदाउट एनी बैरियर्स। प्रोटेक्शनिज्म उसका अपोजिट कह रहा है, ये कह रहा है कि आप एक पॉलिसी बनाइए जहाँ पर गवर्नमेंट रेस्ट्रेन करे ट्रेड को बिटवीन स्टेट्स, चाहे वो लोकली करे या बिटवीन कंट्रीज थ्रू मेथड्स। कौन से मेथड्स, टैरिफ्स या कोटाज या एट्सट्रा और भी बाकी सब मेथड्स के ज़रिए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी होता है। ये पॉलिसी जो डिज़ाइन करता है उसके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है। पॉलिसी डिज़ाइन करने वाली जो लॉबी है वो क्या चाहती है, उनके क्या एजेंडाज है, वो भी इसको हिंडर करते हैं। तो बहुत सारी सब्जेक्टिविटी आ जाती है जब हम प्रोटेक्शनिज्म या पॉलिसी फ्रेमिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं। अब इसके फेवर में भी इकोनॉमिस्ट आर्ग्यूमेंट देते हैं, जैसे अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने दिया था इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। ये दिया था अलेक्जेंडर हैमिल्टन ने। अलेक्जेंडर हैमिल्टन क्या कहते हैं कि अगर आपकी इंडस्ट्री बहुत छोटी है एज़ कंपेयर टू जो
फॉरेन कंपटीशन है, तो आप इन टैरिफ्स का, इन कोटाज का इस्तेमाल करके अपनी लोकल इंडस्ट्री को बचा सकते हैं। अगर आपकी एक फर्म है, एक छोटी सी फर्म है जो कार्स बनाती है, लेकिन अभी ये इन्फेंट है, एक चाइल्ड मान लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है, और बाहर से जब आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो मैच्योर हो गई है और उनके पास जो कार्स है उनकी एफिशिएंसी अच्छी है, प्राइस कम है, मॉडल अच्छा है, सब चीज़ें हैं, लेकिन जो आप लोकली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इन्फेंट इंडस्ट्री है अभी। और जैसे ही आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो लोग क्या करेंगे, लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये लोकली प्रोड्यूस है तो इसको लाएंगे और ये इंपोर्ट किया गया है, नहीं। लोग समझेंगे कि प्राइस कम है, एक तो इंपोर्ट की हुई गाड़ी का, दूसरा एफिशिएंसी अच्छी है, मॉडल अच्छा है। तो इस चीज़ को, ताकि जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है जो अभी इन्फेंट है वो डिस्करेज ना हो जाए, इसके लिए आप क्या इस प्रोटेक्शनिज्म का यूज़ कर सकते हैं या इन टैरिफ्स और कोटाज का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, जो किसने दिया था, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। जो पहला है दैट इज़ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने अभी कहा, वहाँ पे जॉब लॉस होता है, तो जॉब लॉस होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है। तो ये कहते हैं कि अगर आपको अपनी डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो प्रोटेक्शनिज्म का यूज़ कीजिए। सेकेंड इज़ इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट। थर्ड इज़ नेशनल सिक्योरिटी एंड सेल्फ सफिशेंसी, कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी का भी मामला है, और सेल्फ सफिशेंसी मतलब जो आप यहाँ पे देखा कि ओवर डिपेंडेंस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अदर कंट्रीज होती है, तो वो भी कम हो जाए, ये भी किसकी वजह से, प्रोटेक्शनिज्म की वजह से हम कर सकते हैं। फोर्थ आर्ग्यूमेंट है प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस लाइक डंपिंग। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ये डंपिंग क्या होता है। तो आप, अगर आपके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कर रहा है तो आप वहाँ पे टैरिफ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड लास्ट आर्ग्यूमेंट इज़ इट इज़ ए सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। जब आप किसी के ऊपर टैरिफ लगाते हैं तो उसके बाद भी वो इम्पोर्ट करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 100 रुपीज़ का है और इंपोर्ट करने पे टैरिफ आपने कहा है कि 10 रुपीज़ लेंगे, तो यहाँ तो वो 100 रुपीज़ का आ जाएगा, जो आपने 10 रुपीज़ लिया ये गवर्नमेंट को जाएगा, एंड इट बिकम्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। बट इसके भी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में देते हैं। ये क्या कहते हैं कि जैसे ही आपने प्रोटेक्शनिज्म का यूज़ किया, टैरिफ्स लगाए, कोटाज लगाए, तो जो बाहर से इंपोर्ट से आप उनको लिमिट कर रहे हो, तब क्या होता है, अगर आपकी लोकल इंडस्ट्री मजबूत नहीं है तो आप देख सकते हैं कि आपके हायर प्राइसेस होना शुरू हो जाएंगे। हायर प्राइसेस कैसे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन गिरेगा और जो आपकी फर्म्स है लोकली, उनको पता है कि ये हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जैसे ही ऐसा होगा तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये फर्म्स, अब पता है ये कंपटीशन नहीं है, मनमानी करना स्टार्ट कर देंगे, एंड रिड्यूस्ड कंज्यूमर चॉइस, क्योंकि कंपटीशन गिर गया है तो फर्म्स की प्रेजेंस मार्केट में गिर गई है। जैसे ही फर्म्स की प्रेजेंस गिर जाती है, कंज्यूमर की चॉइस ऑटोमेटिकली गिर जाती है। रिड्यूस्ड कंपटीशन एंड इनोवेशन। प्रोटेक्शनिज्म है तो कंपटीशन तो होगा ही नहीं और इनोवेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। रिस्क ऑफ रिटेलिएशन एंड ट्रेड वॉर्स। अगर प्रोटेक्शनिज्म का यूज़ आप कंटिन्यूसली कर रहे हैं तो ट्रेड वॉर जैसी सिचुएशन आएगी, जो आपने अभी अमेरिकन टैरिफ वॉर देखा कि हर जगह टैरिफ छाया हुआ था, तो टैरिफ वॉर जैसी सिचुएशन आएगी। एंड मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज आपके कहाँ खर्च हो रहे हैं आपको नहीं पता। ठीक है ना। जब हम बात करते हैं, some economists believe that while trade restrictions are rationalized in national welfare, in reality they are advocated by those special groups in the nation that stand to benefit from such restrictions.
कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा भी मानते हैं कि जो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस की बात आप करते हैं, यानी जो आप प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, हाँ ये रैशनलाइज किया गया है नेशनल वेलफेयर में। हमें कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि हाँ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस होते हैं नेशनल वेलफेयर के लिए, लेकिन वो सामने से दिखता है, पीछे से कहानी क्या होती है कि एडवोकेट की ये बनाई जाती है उन स्पेशल ग्रुप्स के लिए जो उस नेशन में होते हैं, जिनको उन रेस्ट्रिक्शंस से बेनिफिट होगा। कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसे कहते हैं कि आपको दिखाया जाता है कि इन प्रोटेक्शनिज्म से नेशनल वेलफेयर होगा, आपका फ़ायदा होगा, लेकिन इन रियलिटी पर्दे के पीछे जो कहानी चल रही होती है वो कुछ स्पेशल ग्रुप्स की चल रही होती है, जिनको इन रेस्ट्रिक्शंस से बेनिफिट मिलेगा। दिस इज़ द वे ऑफ सम इकोनॉमिस्ट्स। नाउ ये प्रोटेक्शनिज्म, अब हमें डिस्कस करना है कि प्रोटेक्शनिज्म क्या है, टैरिफ्स क्या है, कोटास क्या है। सो दिस प्रोटेक्शनिज्म, these are the restrictions or regulations that deal with nations' trade and commerce, are generally known as trade policies or commercial policies. तो हमें अब ट्रेड पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट्स को देखना है, जिसको हम कमर्शियल पॉलिसी भी कहती है। ये क्या ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? ये होते हैं रेस्ट्रिक्शंस और रेगुलेशंस, कैसे जो डील करते हैं नेशन के ट्रेड और कॉमर्स के साथ। ठीक है, वो रेस्ट्रिक्शंस कैसे है, किस नेचर के हैं, वो रेगुलेशंस कैसे है, उन चीज़ को हम ट्रेड पॉलिसी में डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन इन ट्रेड है हिस्टोरिकली बीन टैरिफ। जब हम हिस्ट्री में देखते हैं, जो सबसे फेमस हिस्टोरिकली फेमस रहा है रेस्ट्रिक्शन इन ट्रेड, वो टैरिफ रहा है। और जैसे कि आपने अभी अमेरिकन टैरिफ वॉर में भी देखा कि टैरिफ को यूज़ किया गया है, जबकि टैरिफ के बगैर बहुत सारे रेगुलेशंस है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन टैरिफ सबका फेवरेट रहा है, जो कि आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ में देखा। अब जब हम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी की बात करते हैं, तो ये डिवाइड किया जाता है दो हिस्सों में। या तो ये टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं, या तो ये नॉन टैरिफ बैरियर्स हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ टैरिफ क्यों किया गया? क्योंकि हिस्टोरिकली ये बहुत फेमस रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस जो इंस्ट्रूमेंट्स को डिवाइड किया गया है वो टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स के हिसाब से किया गया है ना। अगर हम टैरिफ बैरियर्स में देखें तो 3 तरह के टैरिफ्स होते हैं: एड वैलोरम टैरिफ, स्पेसिफिक टैरिफ एंड कंपाउंड टैरिफ। ठीक है, दीज आर द टाइप्स ऑफ टैरिफ एंड द फर्स्ट इज टैरिफ बैरियर्स। जो दूसरा है दैट इज नॉन टैरिफ बैरियर्स, या जिनको हम NTBs भी कहते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स। नॉन टैरिफ बैरियर्स में क्या आता है? कोटाज, एक्सपोर्ट सब्सिडीज, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट एंड डंपिंग, जिसको मैंने अभी आपको कहा था कि हम डिस्कस करेंगे। सो दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी, जो आपने कभी ना कभी देखा ही होगा। टैरिफ आपने सुना होगा, कोटा आपने सुना होगा, कभी कभी जब WTO की रिपोर्ट आती है तो उसमें डंपिंग का जिक्र आता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो पहला इंस्ट्रूमेंट हमने ट्रेड पॉलिसी का डिस्कस करना है दैट इज़ टैरिफ। ओके, सो टैरिफ क्या है? टैरिफ एक टैक्स है, या इसको हम एक ड्यूटी कह सकते हैं, किस पे? लेवीड ऑन ट्रेडेड कमोडिटी, कि ये एक टैक्स है जो लगाया जाता है ट्रेडेड कमोडिटी पे। कब? जब ये क्रॉस करता है नेशनल बाउंड्री। ये इंडिया है और ये चाइना है। अब इंडिया से चाइना जैसी कोई चीज़ जाएगी, अगर चाइना ने इस प्रोडक्ट पे टैरिफ लगाया है, तो जैसे ही बॉर्डर क्रॉस करेगा इस पे टैरिफ लग जाएगा। ठीक है, इस पे एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लग जाएगी। अब इससे होता क्या है? अब देखिए, अगर इंडिया से कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल बासमती राइस जा रहा है चाइना। अब ये बासमती राइस जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम मान लेते हैं ₹100 पर kg के हिसाब से हम इसको
एक्सपोर्ट करते हैं, और वहाँ पे चाइना में इसकी डिमांड बहुत अच्छी है, लोग खरीद रहे हैं। लेकिन अब चाइना ने क्या किया, चाइना लोकली अब प्रोड्यूस कर रहा है बासमती राइस, और वो नहीं चाहता कि इंडिया से बासमती राइस यहाँ आए। अब वो बिल्कुल रोक नहीं सकता कि आप यहाँ नहीं भेजिए, क्योंकि WTO की रेगुलेशंस है, आप किसी को मना नहीं कर सकते कोई चीज़ भेजने के लिए। तो चाइना क्या करेगा, वो बताएगा कि सर मैं इस पे टैरिफ लगा रहा हूँ, एंड टैरिफ में लगा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 20%। तो अब यही चीज़ जब चाइना पहुँचेगी तो यहाँ पे बासमती राइस का प्राइस हो जाएगा ₹120 पर केजी, और चाइना जो लोकली प्रोड्यूस करता है बासमती राइस, उसकी प्राइस है 90 पर केजी। सो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो इंडिया से बासमती राइस आएगा, जो टैरिफ की वजह से महंगा हो गया, लोग उसको ख़रीदना बंद कर देंगे। जैसे ही डिमांड कम होगी, सो धीरे धीरे वहाँ से आप एक्सपोर्ट करना भी बंद कर देंगे, और उनके लोकल प्रोडक्ट, जो लोकल बासमती राइस है, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। सो सिमिलरली हर एक चीज़ पे लिमिट किया जाता है, प्रोडक्शन पे लिमिट किया जाता है, कि इसी तरह ये टैरिफ इस्तेमाल होता है ना। अब इसके टाइप्स क्या है। द फर्स्ट टाइप इज़ इम्पोर्ट टैरिफ। ये इम्पोर्ट टैरिफ क्या होता है, ये वो टैरिफ है जो लगाया जाता है इम्पोर्टेड कमोडिटी पे। कि जैसे मैंने अभी कहा, इंडिया से चाइना गया बासमती राइस, तो चाइना ने लगाया बासमती राइस पे टैरिफ, तो चाइना ने लगाया इम्पोर्ट टैरिफ, चाइना ने लगाया इम्पोर्ट टैरिफ ऑन बासमती राइस। ठीक है, जो आप इम्पोर्टेड कमोडिटी पे टैक्स लगाते हैं। सेकेंड इज़ एक्सपोर्ट टैरिफ। ये क्या है, ये वो टैरिफ है जो लगाया जाता है एक्सपोर्टेड कमोडिटी पे। बहुत रेयर केस है जब आप देखते हैं कि जैसे अभी मैंने कहा, इंडिया से चाइना जाता है बासमती राइस, लेकिन इस बार इंडिया ही बासमती राइस पे टैरिफ लगा रहा है, जो कि बहुत रेयर है। कोई रेयरली बहुत रेयरली एक्सपोर्ट टैरिफ का यूज़ करता है, क्योंकि खुद का ही नुकसान होता है। So generally, nations don't use export tariff other than emergencies. Emergency के बगैर नहीं लगाया जाता। जैसे इंडिया के पास अभी फॉर एग्ज़ाम्पल बासमती राइस की क्वांटिटी कम होने लगी, और वो कहे कि हमें बासमती राइस खुद के लिए बचाना है, एक्सपोर्ट नहीं करना है। सो तब एमरजेंसी के दौरान एक्सपोर्ट टैरिफ लगाया जाता है, या इन ए वॉर लाइक सिचुएशन, वॉर में आपको खाना एक्सपोर्ट नहीं करना है, बचाना है, तो तब एक्सपोर्ट टैरिफ इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलरली अगर आप यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में देखें, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सपोर्ट टैरिफ को बैन कर दिया है। ठीक है, नॉर्वे और स्वीडन में लेवी ड्यूटीज़ ऑन द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट। नॉर्वे स्वीडन में क्या है कि अगर आप फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, किसी भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट को, तो आपको अपने ही नेशन की तरफ एक टैरिफ देना पड़ता है, या टैक्स देना पड़ता है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए। ये सब चीज़ें टैरिफ का इस्तेमाल ही किया जाता है ताकि आप डिस्करेज करो उस चीज़ के एक्सपोर्ट को या इंपोर्ट को। ठीक है, ताकि आप डिस्करेज, लोग खुद डिस्करेज हो जाए उस चीज़ के एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने को, उसी चीज़ को टैरिफ कहा जाता है। ठीक है, सो इट इज़ एक्सपोर्ट टैरिफ एंड इंपोर्ट टैरिफ। अब जो मैंने यहाँ पे आपको एड वैलोरियम टैरिफ कहा था, वो क्या है। एड वैलोरियम टैरिफ क्या है, ये एक फिक्स्ड परसेंटेज बेस्ड टैक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम एक परसेंटेज को फिक्स करते हैं, और वो किस पे लगाते हैं, ऑन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड। ठीक है, इम्पोर्टेड गुड पे लगाते हैं। जैसे ए 10% टैरिफ ऑन कार इम्पोर्ट वर्थ ऑफ 2 लाख। तो जैसे ही आप 2 लाख की गाड़ी खरीदेंगे, तब क्या होगा, एक 10% टैरिफ आपके ऊपर लगेगा। ठीक है,
तो ये क्या है, एक परसेंटेज बेस्ड टैक्स है जो आप लगाते हैं किस पे, ऑन द वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड, वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड गुड, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, स्पेसिफिक टैरिफ सेकंड। ये क्या है, ए फिक्स्ड सम ऑफ टैक्स चार्जेस पर यूनिट इम्पोर्टेड कमोडिटी। ये क्या है, फिक्स्ड परसेंटेज, ये क्या है, फिक्स्ड सम। सेकंड, ये क्या है, ऑन द वैल्यू एंड इट इज़ पर यूनिट। यहाँ पे आपने 2 लाख का वर्थ, जब मैंने 2 लाख तक खरीदा तब आपको 10% देना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे 2 लाख कार की जगह 2 लाख की सिंपल शॉपिंग की तब भी आपको 10% टैरिफ देना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू पे लग रहा है। लेकिन यहाँ स्पेसिफिक टैरिफ में क्या है, पर यूनिट लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ए टैरिफ ऑफ 5% ऑन एवरी यूनिट ऑफ मोबाइल इम्पोर्टेड। अब आप दुबई गए और वहाँ से आपने एक आईफोन लाया तो उस पर 5%। लेकिन अब आप दुबई गए, आपने एक लाया उस पर 5%, फिर आपने दूसरा लाया उस पर अलग 5%, फिर आपने तीसरा लाया उस पर अलग 5%, पर यूनिट पे लगता है। लेकिन एड टैरिफ वैल्यू पे लगता है, ओके। And the third is that is known as compound tariff. This compound tariff is a combination of both ad valorem and specific tariff. कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे आपको वैल्यू पे भी टैरिफ लगता है और पर यूनिट उस चीज़ को लाने में भी टैरिफ लगता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक कार लाई और अगर उस कार की कीमत 2 लाख से ज़्यादा है तो आपको 5% टैरिफ देना पड़ेगा, और जितने यूनिट आप इस कार के लाओगे उतने टाइम्स आपको टैरिफ देना पड़ेगा। इस तरह के टैरिफ को कंपाउंड टैरिफ कहा जाता है। अब अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की बात करें तो वो यूज़ करता है बोथ एड वैलोरियम एंड स्पेसिफिक टैरिफ्स, दोनों का इस्तेमाल करता है। लेकिन अगर हम यूरोप की बात करें तो वो मेनली एड वैलोरियम टैरिफ का यूज़ करता है, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, वी हैव रेवेन्यू टैरिफ। रेवेन्यू टैरिफ क्या होता है, ये लगाया ही इसलिए जाता है ताकि जनरेट किया जाए इनकम फॉर स्टेट या गवर्नमेंट। स्टेट या गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू आ जाए, इसीलिए लगाया जाता है।